नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा कि वाक्य क्या होता है। हमने सीखा वाक्य की परिभाषा और शब्द और पद में अंतर, कि वाक्य शब्दों का समूह नहीं बल्कि दो या दो से अधिक पदों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाई हूँ वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने प्रकार के होते हैं और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, आज मैं बड़ी ही सरलता से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन ज़रूरी है ये वीडियो का आपको ध्यान से देखना, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो में किसी भी चीज़ को मिस किया या आप भटक गए अपने ध्यान से, तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और जो वाक्य के अंग जिनको कि हम लोग बच्चे समझते हैं कि ये बहुत कठिन है, वो उनके लिए कठिन ही बना रहेगा। तो आइए देखते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वाक्य के अंग का मतलब है कि जो वाक्य बनता है वो किन चीज़ों से बनता है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में भी वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास दो पद का होना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक है उसका कर्ता और दूसरा होता है उसकी क्रिया, यानी कि कर्ता और क्रिया से ही वाक्य बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, सीमा पड़ती है। यहाँ पर सीमा करता है, क्योंकि पड़ती है जो क्रिया है उसे करने का काम सीमा कर रही है, यानी कि सीमा करता है और पड़ती है उसकी क्रिया है। तो सबसे पहले तो हमें वाक्य के अंग को समझने से पहले कर्ता और क्रिया को समझना ज़रूरी है कि वाक्य में कर्ता क्या होता है, जो काम करता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है वो आपका कर्ता होता है। क्रिया क्या होती है, कर्ता जो काम करता है आगे। अब कर्ता तो हमें पता चल गया सीमा, लेकिन सीमा इस वाक्य में कर क्या रही है, सीमा पड़ती है, तो ये हमारी क्रिया हुई। तो इन्हीं हम दो कर्ता और क्रिया से ही हम समझेंगे वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्य के अंग हिंदी व्याकरण में दो होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय, इन नामों से आपको सुन के लग रहा होगा कि पता नहीं कितना कुछ कठिन होगा उद्देश्य विधेय, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जितना सरल ये है उतनी ही सरलता से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस वाक्य में, हर एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। बिना उद्देश्य और विधेय के वाक्य होता ही नहीं है, क्योंकि वाक्य के अंग के बिना वाक्य तो संभव ही नहीं है। तो हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। अब उद्देश्य होता क्या है वाक्य में और विधेय क्या होता है, ये आप इस वीडियो में समझेंगे कि हम उद्देश्य किसे कहते हैं वाक्य में और विधेय किसे कहते हैं। या यदि परीक्षा में पूछा जाए कि इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए, तो आप किस प्रकार से वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग करेंगे, यही बात मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। तो अभी तक हमने देखा कि सीमा पड़ती है में हमें कर्ता और क्रिया मिल गई। अब उद्देश्य और विधेय का इस कर्ता और क्रिया से क्या संबंध है, यह हमें देखना है। जो हमारा कर्ता होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, वो हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, कर्ता हमारा वाक्य में उद्देश्य होता है। ठीक है, कर्ता मतलब जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा होता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वही कर्ता है और वही वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, अब उद्देश्य हमें समझ में आ गया कि इस सीमा पड़ती है, इस वाक्य में उद्देश्य हमें पता चल गया कि सीमा उद्देश्य है, क्योंकि सीमा करता है इस वाक्य में और कर्ता ही उद्देश्य है। अब आइए विधेय क्या है। अब पुस्तकों में अक्सर लिखा मिलेगा कि कर्ता तो निकालने के बाद जितना भी पोर्शन बचे वाक्य का वो विधेय है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन हमें टेक्निकली सीखना है कि विधेय को हम इस तरीके से कैसे अलग करके विधेय वाक्य के अलग हिस्से को अलग करके हम विधेय में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी हिस्सा बचा वाक्य का, यानी कि अब इस वाक्य का जो बाकी हिस्सा है पड़ती है, वो क्रिया है। तो विधेय हमारा क्या है, विधेय हमारा क्रिया हुई। वही बात है जो
मैंने अभी कही कि कर्ता के बाद जितना हिस्सा बच रहा है वाक्य का वो हमारा विधेय हो जाता है। तो जितना हिस्सा बच रहा होता है वो हमारा क्रिया वाला हिस्सा बच रहा होता है, तो वो हमारा इसमें विधेय में आ जाता है। तो इस तरीके से कर्ता उद्देश्य है और विधेय हमारी क्रिया है, यानी कि वाक्य में जो कर्ता है वो हमारा उद्देश्य है और जो हमारी क्रिया है वो हमारा विधेय है। यानी कि क्रिया क्या हम कह सकते हैं कि कर्ता जो काम करता है, कर्ता के विषय में जो बताया जाता है, कर्ता के विषय में जो बताया जाता है वो हमारा विधेय होता है। ठीक है, कर्ता सीमा है, कर्ता सीमा के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो पढ़ती है, तो यहां पर पढ़ती है ये हमारा विधेय हो गया और सीमा जो करता है ये हमारा उद्देश्य हो गया। यानी कि वाक्य का इतना हिस्सा सीमा ये उद्देश्य है और ये वाला हिस्सा पढ़ती है ये हमारा विधेय है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और ये होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में कर्ता होता है, यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है वो ही उद्देश्य होता है और वाक्य की जो क्रिया होती है वही हमारा विधेय होता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी, अब ये वाक्य जरूरी नहीं कि छोटे छोटे वाक्य में ही आपको उद्देश्य और विधेय निकालने के लिए मिले, अब वाक्य बड़ा भी हो सकता है। अब हम अगर इसमें कर्म ले आए, जैसे कि हम एक यहाँ पे लिखे कि सीमा किताब पढ़ती है, अब यहां पर इस वाक्य में कर्म भी आ गया। सीमा क्या पढ़ती है, सीमा किताब पढ़ती है। अब हम इसमें से अगर उद्देश्य और विधेय को चुने तो हमेशा उद्देश्य, भले ही वाक्य कितना भी लंबा हो जाए, कितने भी कर्म आ जाए, भले उसमें उद्देश्य हमेशा आपका कर्ता ही रहेगा। यानी कि सीमा अभी भी क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि सीमा कर्ता है। ठीक है, कर्ता हमेशा उद्देश्य रहेगा। अब बाकी क्रिया के साथ जितना भी वाक्य का हिस्सा है जो क्रिया के साथ आ रहा है, यानी कि उसका कर्म भी आ रहा है क्रिया के साथ, तो वो सब हमारा विधेय में जाएगा। ठीक है, कि वो सब, यानी कि क्या ये आपका जो है सीमा आपका उद्देश्य हुई और जो किताब पढ़ती है बाकी हिस्सा है वो हमारा विधेय हुआ। यानी कि वाक्य में यदि कर्ता के बाद उसका कर्म, उसकी क्रिया लिखी गई है तो जो कर्म और क्रिया वाला भाग है वो भी विधेय के अंतर्गत आएगा। सिर्फ कर्ता हमारा उद्देश्य में जाएगा और बाकी वाक्य का जितना हिस्सा बचता है क्रिया कर्म, वो सब हमारा विधेय के अंतर्गत आएगा। अब हम उसे कहेंगे क्या, ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि सीमा को तो हमने उद्देश्य में डाल दिया, लेकिन बाकी जो हिस्सा है उसमें कर्म भी है, वो विधेय में कैसे जा रहा है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छे से कर लूं। अब क्या करते हैं बच्चे लोग, जो गलती करते हैं उद्देश्य और विधेय को अलग करने में, वो ये गलती करते हैं कि यदि हमने इस वाक्य को इस तरीके से लिखा, सीमा ने किताब पढ़ी, यदि हमने इस तरीके से इस वाक्य को लिखा, सीमा ने किताब पढ़ी, तो ज़्यादातर बच्चों से अगर हम पूछें कि इसमें उद्देश्य और विधेय को आप अलग कीजिए, तो वो हम मेरे समझाए अनुसार या बुक में लिखे अनुसार वो सीमा को तो उद्देश्य में कर देंगे, उनके हिसाब से सीमा उद्देश्य हो जाएगी और बाकी ये भी बताया गया, पुस्तकों में लिखा गया कि कर्ता के बाद जितना हिस्सा बचता है वो हमारा विधेय हो जाता है। और ये यहाँ तक वो विधेय बता देंगे कि सीमा आपका उद्देश्य हो गई क्योंकि सीमा कर्ता है और बाकी जो हिस्सा बचा वो विधेय है, तो ये पूरा हिस्सा ये लेकर वो विधेय बता देंगे। लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि कर्ता के बाद यदि कोई कारक चिन्ह है, यदि कोई परसर्ग है, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह है, ने, का, के, की, में, पर कर्ता के साथ आ रहा है तो वो भी आपका उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि यहाँ पे सीता ने, ये परसर्ग है ने, तो ये पूरा सीमा ने हमारा, ये पूरा हमारा उद्देश्य होगा और किताब पढ़ी ये हमारा विधेय होगा।
अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको इसलिए मैं समझा रही हूँ कि जो कारक अगर कोई परसर्ग या कारक चिन्ह कर्ता के साथ आया है तो वो उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ पर सीमा ने ये पूरा उद्देश्य हुआ और किताब पढ़ी ये विधेय हुआ, क्योंकि सीमा ने दे आपका परसर्ग है। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह आ रहा है वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा, उसे हम विधेय में नहीं रखेंगे। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, उनको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से करिएगा कि यदि बिना उसके है, बिना परसर्ग के कोई वाक्य है, जैसे अभी पहले था वाक्य सीमा किताब पढ़ती है, तो उसमें सीमा आपका उद्देश्य था, किताब पढ़ती है विधेय था। लेकिन यहाँ पर ये वाक्य में यदि परसर्ग है, सीमा ने किताब पढ़ी, तो जो परसर्ग भी आपका उद्देश्य में आएगा और बाकी हिस्सा आपका विधेय में आएगा। तो यहाँ तक हमारी बात स्पष्ट हो गई कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है जो वाक्य में कर्ता होता है, वो उद्देश्य होता है, और जो विधेय जो क्रिया होती है वो हमारा विधेय होता है। और अगर कर्ता के साथ कोई परसर्ग आया है तो वो हमारा उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि उद्देश्य वो होता है कि जो किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा होता है वो उद्देश्य होता है, और उस व्यक्ति के बारे में बताया क्या जा रहा है, कंटेंट क्या है उसका, वो हमारा विधेय होगा। तो इसके बाद हम जानते हैं कि और हम किस तरीके से इसको विस्तार में और समझ सकते हैं। इन्हीं वाक्य के अंग में 4 चीज़ें होती हैं। उद्देश्य विधेय तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ें और होती हैं जिसके द्वारा हम उद्देश्य और विधेय को समझते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य और विधेय तो हमने देख लिया। एक होता है हमारा उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। चौथी चीज होती है विधेय का विस्तार। यानी कि वाक्य के जब हम अंग पढ़ते हैं तो हम 4 चीजें पढ़ते हैं, उद्देश्य और विधेय तो हमने पढ़ा। अब आएगी बारी उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। उद्देश्य का विस्तार का मतलब ये होता है, उद्देश्य तो हमें पता चल गया कर्ता होता है, और विधेय हमें पता चल गया क्रिया होती है, क्रिया के साथ उसका कर्म भी होता है। अब विस्तार क्या होता है? विस्तार यानी कि उद्देश्य के बारे में उस कर्ता से पहले यदि हम कोई उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उस कर्ता की कोई हमें स्पेसिफिकली कर्ता को अलग तरीके से बताना होता है, तो वो हमारा उद्देश्य का विस्तार होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि एक उदाहरण मैं लिख रही हूं कि मैंने एक वाक्य लिखा कि प्रामाणिक आध्यात्मिक देने वाले संत आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब इस पूरे वाक्य में हमें ये 4 चीजें बतानी है। उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का विस्तार, विधेय, विधेय का विस्तार। अब देखिए, पिछला जो मैंने आपको बताया उस व्याख्या के अनुसार सबसे पहले तो हम इसका उद्देश्य और विधेय निकाल लेंगे, यानी कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उस पिछले एक्सप्लेनेशन के अनुसार जो हमारा कर्ता है वो उद्देश्य है और जो हमारी क्रिया है वो हमारा विधेय है। तो इस पूरे वाक्य में प्रामाणिक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले संत आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सबसे पहले तो हम कर्ता निकालें कि ज्ञान देने का काम कर कौन रहा है। ज्ञान देने का काम कर रहे हैं संत। तो संत हमारा कर्ता, तो यानी कि जो संत है वो हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है, उद्देश्य हो गया। अब क्रिया यानी कि विधेय ढूंढना है कि संत करते क्या हैं। यानी कि संत तो ज्ञान देते हैं, उसके बाद इसमें मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया हमारा मिलते हैं, यानी कि क्रिया हमारा क्या है, इसमें मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया विधेय। तो ये 2 चीजें तो हमने निकालनी पिछले
व्याख्या के अनुसार कर्ता निकाल लिया, हमने क्रिया निकाल ली, हमने उद्देश्य निकाल दिया। संत उद्देश्य हैं और मिलते हैं हमारा विधेय है जो कि क्रिया है। अब आता है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। अब मैंने आपको बताया था कि यदि हम कर्ता को किसी प्रकार से कर्ता की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को लिखते हैं या कोई वाक्यांश ऐसे लिखते हैं कि जिसमें हमारा जो उस कर्ता की विशेषता प्रकट हो, तो वो हमारा उद्देश्य का विस्तार होता है। तो यहाँ पर जो एक वाक्यांश लिखा हुआ है, पदों का समूह लिखा हुआ है कर्ता से पहले कि प्रामाणिक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले। संत कैसे हैं? संत हैं प्रामाणिक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, ये संत हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये पूरा आपका उद्देश्य का विस्तार हो गया। विस्तार मतलब बढ़ाना और उसको विस्तार में बताना, उसको और एलिब्रेट करना, स्पष्ट करना। संत कैसे हैं? संत प्रामाणिक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं। तो ये हमारा उद्देश्य का विस्तार हो गया। अब मिलते हैं विधेय का विस्तार क्या होगा? अब बाकी जो बचा हिस्सा कि कैसे मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये पूरा आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये पूरा आपका विधेय का विस्तार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। यानी कि कर्ता के बारे में जो और भी बताया जा रहा है, कर्ता की विशेषता प्रकट करने वाले पद समूह को लिखा जा रहा है, वो हमारा उद्देश्य का विस्तार है। अब यहाँ क्रिया को और अधिक ढंग से स्पष्ट करने वाले पद समूह को लिखा जा रहा है, तो वो हमारा विधेय का विस्तार है। यानी कि उससे पहले यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से इसको बात करें तो हम जो क्रिया विशेषण होता है या जो विशेषण होते हैं, विशेषण हम किसी कर्ता से पहले लगाएंगे, किसी व्यक्ति से पहले को विशेषण लगाएंगे, तो वो हमारा उद्देश्य का विस्तार हो गया। और जो क्रिया की जो विशेषता यानी कि क्रिया के बारे में और अधिक स्पष्ट तरीके से बताएंगे, तो वो हमारा क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण, अगर विशेषण की दृष्टि से यदि हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए शायद टफ पड़ जाए। तो आसान तरीका यही है कि यदि कर्ता के पहले उसको विशेषता उसकी प्रकट की जा रही है, कुछ ऐसे पद समूह लिखे जा रहे हैं जिससे कि उनकी विशेषता प्रकट हो, तो वो हमारा उद्देश्य का विस्तार है। और क्रिया से पहले यदि वो क्रिया को और अधिक स्पष्ट ढंग से बताया जा रहा है, तो वो हमारा विधेय का विस्तार है। तो इस तरीके से इस एक एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है और उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय का विस्तार क्या है। यानी कि जो कर्ता के संबंध, कर्ता की विशेषताओं को प्रकट करने वाला यदि कोई पद समूह है, तो वो हमारा उद्देश्य का विस्तार हो गया। और यदि क्रिया को और अधिक स्पष्ट करने वाला कोई पद समूह है, तो वो हमारा विधेय का विस्तार हो गया। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वाक्य के अंग को हम समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, कि जो वाक्य में कर्ता होता है वो उसका उद्देश्य होता है और जो क्रिया होती है वो उसका विधेय होता है। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। और यदि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कि कर्ता से पहले कोई कारक चिन्ह आ रहा है, कोई परसर्ग आ रहा है, तो वो पूरा हिस्सा उद्देश्य का उद्देश्य हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे इस तथ्य पर गलती कर जाते हैं कि वो परसर्ग को या कारक चिन्ह को भी विधेय के अंतर्गत लिख देते हैं। तो आशा है आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, जो मैंने कोशिश की है कि एक सरल ढंग से आपको बताया जाए कि वाक्य के अंग क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग कर सकते हैं।